आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रीति कुमारी गुप्ता, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। सम्राट अशोक एक महान सम्राट था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासन किया। उसने अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत की और अपना शासन अभिलेखों के माध्यम से किया। ये मौर्य वंश का तीसरा फेमस शासक था। तो चलिए आइए जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक की माता का नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताया जाता है। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में अशोक की माता का नाम धम्मा मिलता है। दिव्य वदान में अशोक की माता का नाम पासादिका बताया जाता है और अशोक अवदान माला में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी बताया जाता है। इतिहासकार स्मिथ भी इसी नाम से सहमत है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सुभद्रांगी का ही एक नाम धम्मा था। अब बात करते हैं अशोक की पत्नी। अशोक के अभिलेखों में उसकी कई पत्नियों का जिक्र मिलता है, जैसे असंधमित्रा, पद्मावती, महादेवी, तिस्यरक्षिता और कारुबाकी। अशोक के अभिलेख में उसकी 2 पुत्री और 4 पुत्रों के नामों का जिक्र मिलता है। पुत्री में संघमित्रा और चारुमती और पुत्र में कुणाल, महेंद्र, जालूक और तीवर। यहाँ कुणाल के बारे में कहना चाहेंगे कि कुणाल वही था जो सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा, और महेंद्र जो कि अपनी बहन संघमित्रा के साथ श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गया था। अशोक के अन्य नाम। अशोक के अभिलेखों में उसके कई नामों का जिक्र मिलता है। जैसे अशोक के अभिलेख में उसे बुद्ध साकी, देवानाम प्रियदर्शी आदि कहा गया है। एक प्रश्न आता है अक्सर कि अशोक का नाम अशोक उसके किस अभिलेख में मिलता है। तो अशोक का नाम अशोक उसके 4 अभिलेख गुज्जरा, मस्की, नैतुर, उडेगोलम में मिलता है। अब बात करते हैं अशोक के राज्याभिषेक की। 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक 271 में घोषित किया जाता है, लेकिन उसे राज्याभिषेक करने में 4 वर्ष का अंतराल लग जाता है। अब ये 4 वर्ष का गैप क्यों हुआ, इस बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें कही गई हैं। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ में ये बताया गया है कि अशोक ने अपनी सौतेली माताओं से उत्पन्न 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी, और इस बात और इस युद्ध की पुष्टि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ, चीनी अभिलेख और बौद्ध ग्रंथ करते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है कि अशोक ने राधा गुप्त की सहायता से अपने बड़े भाई सुसीम को हराकर गद्दी प्राप्त की थी। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की, इस बारे में थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि अशोक के शिलालेखों में उसके जीवित भाइयों और उनके परिवारों के बारे में जिक्र मिलता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अशोक ने अपने भाइयों के साथ जरूर युद्ध किया होगा और कुछ की हत्या भी की होगी, क्योंकि तभी उसके सम्राट बनने से उसके राज्याभिषेक में 4 वर्ष का अंतराल हुआ। अब बात करते हैं अशोक के जीवन काल के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध की, जिसने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। वो था कलिंग युद्ध। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है और मगध से दक्षिण साम्राज्य के बीच होने के कारण अशोक के लिए कलिंग को जीतना महत्वपूर्ण था। साथ ही कलिंग उड़ीसा में जो है समुद्र के किनारे था, तो अन्य देशों से समुद्री व्यापार करने की दृष्टि से भी कलिंग को जीतना अशोक के लिए काफ़ी ज़रूरी था। इसलिए उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात यानी कि 9वें वर्ष 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया, और इस युद्ध में उसने भीषण नरसंहार देखा, जिसके बाद उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने युद्ध नीति के स्थान पर धम्म नीति अपना ली। कलिंग युद्ध के बारे में कहा जाता है, इतिहासकार डॉक्टर हेमराय चौधरी कहते हैं कि कलिंग युद्ध अशोक का पहला और आखिरी युद्ध था। लेकिन इसके अलावा भी हमें अन्य विजयों की जिक्र मिलती है, जैसे कि
अशोक ने खस और नेपाल को जीता था। खस के नामक स्थान की ऐतिहासिकता जो है वो कौन सी है ये पता नहीं चल पाया है, और नेपाल में जीता था। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी और नेपाल में देवीपत्तनम नाम के नगर की स्थापना की थी। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे अशोक के धर्म के ऊपर कि अशोक ने किस तरह बौद्ध धर्म अपनाया, इससे पहले वो किस धर्म का अनुयायी था, अशोक के धर्म की प्रकृति क्या थी, उसने धर्म के प्रचार के लिए कौन कौन से कार्य किए। धन्यवाद।